श्रीवास्तव, आज हम बात कर रहे हैं नगर निगम की सीटों की बातों की। निकाय चुनाव की जंग लगातार जारी और ऐसे में सुबह से वोटिंग हो रही है, लोगों में जबरदस्त क्रेज है। आपको जगह जगह की जो तस्वीरें हैं हम लगातार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से वीवीआईपीज में भी क्रेज रहा। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे थे, अपना वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा जो दूसरे और दिग्गज हैं उन्होंने भी जमकर मतदान किया। अब देखिए सुरेश राणा भी पहुंचे, इसके अलावा कुछ और जो नेता थे बीजेपी के वो भी आज मैदान में आप उनको देखते होंगे, लेकिन आज उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 9 मंडलों के 38 जिलों में आज मतदान हो रहा है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। निष्पक्ष मतदान को लेकर भारी पुलिस फोर्स जगह जगह पर तैनात की गई है। 7 नगर निगम 590 नगर निगम वार्डों में मतदान का जो क्रम है वो लगातार चल रहा है, जिसमें 95 नगर पालिकाएं हैं। 268 नगर पंचायतों में मतदान होना है। तमाम शहर ऐसे हैं जहां पर लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए कानपुर की तस्वीर है। कानपुर से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे चुनावी मैदान में उतारी गई है। 2017 में भी उन्होंने बीजेपी से मेयर पद की वो प्रत्याशी बनी थी। और इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं अलग अलग शहरों से और ज्यादा जानकारियां देंगे। अवनीश, सबसे पहले तो मैं आपका रुख करूंगी। अवनीश, क्या हाल रहा, क्या जो मुद्दे थे वो इस बार गूंजे हैं, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। अवनीश, हल भी हुआ था 2017 में जब प्रमिला पांडे मेयर बन के आई थी कानपुर की, तो उन्होंने जो समस्याएं थी, जो पूर्ववर्ती जो मेयर समय में थी, उस समस्याओं का हल हुआ। उस समस्याओं का हल लिया। उसके बाद शहर में जो नई नई बड़ी परियोजनाएं आई, कई ऐसी चीजें जिसमें जैसे चट्टे थे, चट्टे शहर से बाहर किए गए। कई ऐसी चीजें, अतकमल में अभियान चलाया गया, जो कई ऐसी संपत्ति, बम संपत्ति में लोग जो कब्जा किए थे उसको निकाला गया। तो ये कहीं ना कहीं मेयर प्रमिला पांडे के लिए प्लस पॉइंट था। और यही वजह थी आज जो वोटिंग हुई है उसमें समय जरूर लगा, लेकिन वोटर बाद में देर से घर से नहीं निकला, लेकिन उसने कहीं ना कहीं बता दिया कि अभी भी वोटर विकास के साथ है, इस शहर के समग्र विकास के साथ है, साथ साथ जो विकास करेगा उसके साथ हम बराबर रहेंगे। और उन्होंने आज बता दिया कि वोटर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक पार्टी के लिए वोट कर रहा था, क्योंकि हालांकि कुछ इलाकों में कुछ वोटिंग हुई, कुछ जगह पे छुटपुट मारपीट घटनाएं हुई है, छोटी बहुत झड़प हुई है, कई भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय की, कई भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। लेकिन ज्यादातर जहां वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं हर पुल पर कमल का फूल चला है और कहीं ना कहीं प्रमिला पांडे को जीत बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल अवनीश, आपके पास जरूर मैं लौटूंगी। मनोज और मोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनोज, ये बताइए कि वहां की क्या समीकरण रहे, कौन कौन से मुद्दे जिन पर सबसे ज्यादा लोगों ने वोटिंग की, आज की पूरी तस्वीर क्या रही, जरा बताइए। जी बता दें, बुलंदशहर में अब तक 58% वोट डल चुका है। कहीं न कहीं जो वोट हैं, लोगों के मुद्दे हैं, सड़क है, नाली है, खरंजा है, लाइट है, उसको लेकर के लोग वोट कर रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ जो कांटे की टक्कर मानी जा रही है बसपा, सपा और बीजेपी के अंदर मानी जा रही है। कहीं न कहीं उसको लेकर के लोग जो वोट कर रहे हैं और उनका जो समस्या है, लोकली समस्या है कि जो चुनाव में जो नाली खरंजे को लेकर के जो मतदान है उसी को लेकर के लोग मतदान कर रहे हैं। और भारी संख्या में लोग यहाँ आ भी रहे हैं और अभी कुछ देर बाद करीब 1 घंटा बाकी बचा है, लेकिन लोग अभी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपना अपना मत डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, और मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मोहित, क्या तस्वीर रही, आपसे जानेंगे वहां का विश्लेषण और क्या रहा पूरे दिन का जो इंतजाम था चुनाव को लेकर। हापुड़ जनपद के अंदर आज सुबह से 7 बजे से जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी हुआ था और सुबह 7 बजे से ही लोग अपना घरों का काम छोड़कर का आवागमन यहाँ पर लगातार जारी है। और उसे देखते हुए लोगों का कहना है कि वो ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो कि क्षेत्र में रहकर विकास करे, क्योंकि हापुड़ शहर के अंदर जाम और पानी की समस्या अधिक रहती है। क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो अक्सर देखा जाता है कि नालों की सफाई नहीं हो पाती, उस कारण से हापुड़ की सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, हापुड़ में अतिक्रमण और जाम की समस्या भी लोगों को काफी
हद तक नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हापुड़ जनपद के अंदर अभी भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का भी यहाँ सामना करना पड़ता है। और सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हापुड़ पुलिस ने पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए होते। वहीं जो फर्जी वोटर थे, करीब 2 दर्जन से अधिक ठीक है, महिलाओं। हमारे साथ बागपत से विपिन भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी देंगे। विपिन, देखिए बड़ी बात है कि ये पश्चिमी इलाका है, बागपत किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा यहाँ पर हावी रहते हैं। निकाय चुनाव की क्या तस्वीर रही है, क्या मुद्दे रहे? बिल्कुल स्वाति, मैं बता दूं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो बागपत जिला है, इस पे लगातार जो आप कह रहे हैं किसानों के मुद्दे रहते हैं, लेकिन अब जो शहरी सरकार लोग चुन रहे हैं ये किसानों के मुद्दे से हटकर अपने विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इन्होंने जो पहले वर्तमान में चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने क्या विकास किया है, क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दी है, क्योंकि जब हमने अमीनगर सराय के जो एक बूथ पर थे, वहां पर जो कुछ पहली बार वोट करने के लिए युवती आई थी, उनसे बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि हमने पहले भी विकास के मुद्दों पर वोट दी थी, लेकिन अब हम शहरी इलाके में सुरक्षा का माहौल देखना चाहते हैं। जो वर्तमान में चेयरमैन थे, उन्होंने सुरक्षा का माहौल अमीनगर सराय में दिया, तो इसीलिए उन्होंने उस विकास के मुद्दे को और सुरक्षा के मुद्दे पर वोट की। तो कहीं ना कहीं अमीनगर सराय की बात करेंगे तो बीजेपी हावी नजर होती आ रही है और उनकी जीत भी पक्की है। बात करें बागपत नगर पालिका, बड़ौत नगर पालिका और खेकड़ा नगर पालिका, इन तीनों में अभी भी टक्कर लगातार चली हुई है। बड़ौत में तो आरएलडी और बीजेपी के समर्थकों के बीच भी झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज की और लाठीचार्ज करने के बाद वहां पर तकरीबन 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके पूरे मामले में जब हमने बागपत एसपी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस तरीके का हुड़दंग किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात करें अमीनगर सराय में, दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पर लगातार फर्जी वोटिंग का भी मामला सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड भी बनाकर वोटिंग डाली जा रही है। अभी इस पूरे मामले में भी बागपत पुलिस और थाना सिंगावली एयर पुलिस जांच कर रही है। इसमें से 2 लोगों को सिंगावली पुलिस ने हिरासत में लिया है। आखिरकार पुलिस पूछ रही है कि इनसे कब सच्चाई उगलेगी, किस तरीके से फर्जी कार्ड बनाते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ अवनीश अवस्थी भी कानपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर एक बड़ा शहर है, बड़ा जिला है, और ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं होती है जिनकी हमेशा बात की जाती है, और देखिए जो मुद्दे हैं उन पर वोटर्स निकलते भी हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन से ऐसे मुद्दे खास रहे? अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो जातिगत समीकरण क्या रहे? क्योंकि अगर बीजेपी की देखें बात तो बीजेपी में गुटबाजी की भी खबरें सामने आई थी। अवनीश, देखिए, गुटबाजी हर पार्टी में हुई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। जिन प्रत्याशियों को, जो दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिले तो वो बागी हो गए। बागी होने के बाद विरोध पर उतर आए। चाहे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग टिकट काटे गए, पार्षद पद के लोग, चाहे मेयर पद पे लोग विवाद करने खड़े हो गए थे। लेकिन आखिरी में जब नेतृत्व ने देखा कि जो ऐसा व्यक्ति जो पहले नगर निगम चला चुका है, 5 साल चला सकता है, और कुछ ऐसी परियोजनाएं जो पूर्व में अधूरी रह गई थी वो प्रमिला पांडे के द्वारा पूरी कर सकती थी, नेतृत्व ने उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया। लेकिन उसी उलटफेर में समाजवादी पार्टी ने, जो समाजवादी पार्टी विधायक है, उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने एआईसीसी मेंबर विकास अवस्थी की पत्नी को प्रत्याशी बनाया। तो ये तीनों ब्राह्मण प्रत्याशियों के आ जाने से मुकाबला काफी रोचक हो गया था। लेकिन जो विकास के मुद्दे पर जो लोगों ने वोट किया, उनका कई ऐसी परियोजनाएं जिसमें अभी हाल के दिनों शहर में 5 साल में शुरू की, चाहे स्मार्ट सिटी परियोजना हो, कन्वर्सेशन सेंटर हो, चाहे टीएसएस हो, चाहे कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं थी, रिंग रोड हो, ये और संसद जो हर बार समस्या आती थी, बरसात में जल भराव से लेकर कई समस्याएं, उन सबका सही समय पे निदान अगर किया गया तो पिछली नगर निगम के कार्यकाल में हुआ है। तो निश्चित रूप से उनको एक बार फिर मौका देना चाहिए शहर को और बेहतर बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए, साथ ही साथ बेहतर साफ सुथरा बनाने के लिए, और जाम से मुक्ति पाने के लिए, अतिक्रमण से मुक्ति पाने के लिए, ये बराबर। तो कई ऐसे मुद्दे, जातिगत तो हावी था ही मामला, क्योंकि तीनों प्रत्याशी ब्राह्मण थे, जो तीनों बड़ी पार्टियों के। लेकिन साथ साथ मेन मुद्दा जो था शहर के विकास का था। उस विकास के मुद्दे पर लोगों ने एक बार फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर अपना विश्वास दर्ज कराया है। बिल्कुल, वोटर्स पर विकास पूरी तरह से हावी रहा और इसी मुद्दे पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट भी किया। और हमारे साथ दीपक भी जुड़ चुके हैं कानपुर देहात से, वहां की तस्वीर जानेंगे। दीपक, वहां के क्या कुछ मुद्दे खास रहे इस बार, क्या तस्वीर रही पूरे दिन की? अब तो बहुत कम वक्त बचा है। देखिए स्वाति, साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि कानपुर देहात में जो है
ज्यादातर मुद्दे विकास को लेकर के थे, आवारा पशुओं को लेकर के थे और भी तमाम मामले थे, भ्रष्टाचार को लेकर के थे। लेकिन इस बार जो है जनता ने साफ रूप किया है कि अपना प्रत्याशी अपने तरीके से चुने, विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने वोट किया है। और उन्होंने जो है सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ जो चूंकि कानपुर देहात ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर आवारा पशुओं से भी लोग परेशान थे, तो उन्होंने इस मामले को भी कहीं ना कहीं देखा है कि आवारा पशुओं से लोग एक्सीडेंट हो रहे थे, जो कस्बे के लोग थे वो परेशान रहते थे। इसको लेकर भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया है और इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने वोट किया है। हालांकि कानपुर देहात में ज्यादातर जो निकाय चुनाव को लेकर जो लोग मतदाता है उन्होंने मतदान किया है, तो विकास मुद्दा रहा है, सफाई का मुद्दा रहा है, तो इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने वोट किया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कानपुर देहात में मतदाता किसके ऊपर सहरा बांधता है और किसको हार का मुंह दिखाता है। जी स्वाति। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग जिलों की तस्वीरें, हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अगर जातिगत पैटर्न की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि वहां पर जातिगत जो पैटर्न है वो हमेशा सेट करने की कोशिशें करते हैं जो दल होते हैं राजनीतिक। क्या इसका असर भी बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिला क्या दीपक? बताना चाहेंगे कानपुर देहात में ये माना जा सकता है कि जातिगत आधार पर वोट दिया जाता है और मतदान भी जातिगत आधार पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही कि टिकट वितरण को लेकर कुछ खामियां रही। जैसे बीजेपी के लोगों ने टिकट जो है सामान्य सीट पर ओबीसी लोगों को टिकट दे दिया, जिससे जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो नाराज हो गए और समाजवादी पार्टी को ज्यादातर मतदाताओं ने वोट किया है, जिसको लेकर के बीजेपी को हार का मुंह देखा जा सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये मतगणना के बाद ही तय होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन यहाँ पर जातिगत बात की जाए तो प्रत्याशियों में जैसे जो भी प्रत्याशी हैं ओबीसी है, सामान्य। और अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी वापस। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्नौज का पूरा हाल बताएंगे। अंकित, अब तो बहुत कम वक्त बचा है, कन्नौज की क्या तस्वीर रही आज पूरे दिन की? क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली? जी स्वाति, आपको बता दें कि अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में केवल गुरसाईगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ छोटी छोटी एक दो घटनाएं हुई है। बाकी अगर कन्नौज की पूरे जिले की बात की जाए तो पूरे जिले में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। पूरे जिले में लगभग अब 3 बजे तक 52% से अधिक वोट पड़ चुके हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि दोपहर का समय था, थोड़ा मतदान प्रतिशत वो कमजोर हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे शाम होती आ रही है, सूरज की तपिश कम हो रही है, तो अब बूथों पे जो मतदाता हैं जो रह गए थे वो वोट के लिए निकल रहे हैं। अब दोबारा से भी जो है बूथों पे भीड़ देखी जा सकती है। जी स्वाति। और अवनीश दीक्षित का एक बार फिर से रुख करते हैं। अवनीश, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे लगातार मुद्दों पर, शहर की स्थिति पर, देखिए कानपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है जो वहां की जनता भली भांति जानती है। दावे तो खूब किए गए थे और आपने जिक्र भी किया जो अधूरे काम पूरे रह गए थे, इसीलिए एक बार फिर से प्रमिला पांडे को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। क्या लगता है कि वो उतनी मजबूत कद्दावर दावेदार दिखती हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूती से इस बार दिख रहा है चुनाव लड़ रही है वहां पर। देखिए, समाजवादी पार्टी पहली बार कानपुर नगर में मेयर के चुनाव में इतनी मजबूती से उतर के आई थी और उनका सीधा मुकाबला सत्ता जो पार्टी बैठी है उसके पार्टी के प्रत्याशी से हुआ। और यही वजह रही कि बराबर कांटे की टक्कर चली है और अभी भी कह के सकने की स्थिति में कोई नहीं है कि अब मेयर कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा या समाजवादी पार्टी का मेयर होगा। दोनों पार्टी के प्रत्याशी जो थे वो ब्राह्मण हैं, दोनों एक दूसरे के लोकप्रिय है। मेयर प्रमिला पांडे का 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, दोबारा उनको मौका दिया गया है। वही अमिताभ वाजपेयी एक बार विधायक रह चुके हैं 5 साल, उनका 6वां साल चल रहा है। तो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है। जनता के मुद्दों उठाने की बात करें तो प्रमिला पांडे हर जगह मौजूद होती है, चाहे बिल्कुल। अवनीश, वोटरों का क्या रुझान रहा, जरा ये भी बताइएगा। वोटर्स से आपने बातचीत की होगी, उन्होंने भी तो खुल के मुद्दों पे आपको बताया होगा। देखिए, वोटरों का एक कहना था, देखिए हम नगर की सरकार चुन रहे हैं, ये तीसरा इंजन है। 2 डबल इंजन की सरकार जो थी उसके अलावा तीसरा इंजन इसमें जुड़ रहा है नगर की सरकार का। इसमें जो मुख्य मुद्दे थे, नाली सफाई थे, जल भराव था, सड़कें थी, स्ट्रीट लाइटें थी, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जिनका निराकरण क्षेत्रीय स्तर पर संभव हो सकता था। और नगर निगम के पास उसकी एक निधि होती है जो मेयर के द्वारा पास होने के बाद ही पार्षदों तक जाती है, उससे ही हमारी समस्याएं हल होती हैं। तो ये सब कई छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी समस्याएं थी जिनको लेकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने प्रमिला पांडे को मौका दिया है और ये कहकर के मौका दिया कि निश्चित रूप से जो काम पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए थे उनको पूरा कर सके और जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी पर एक श्रद्धा बना सके। भारतीय जनता पार्टी विकास कराती है और न कि विनाश कराती है। बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगी और फर्रुखाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं।
जितेंद्र, अगर फर्रुखाबाद की बात करें तो पूरे समीकरण भी आपसे जानना चाहेंगे, आज की पूरी तस्वीर क्या रही और अब कितना लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तो बहुत कम वक्त बचा है। आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद की तस्वीर साफ तौर से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी व बसपा व साइकिल में यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहाँ पर यहाँ जो है जनता जो है पूरी तरीके से उत्साहित दिखाई दे रही है, लंबी लंबी दिन भर कतारें लगी रही हैं। वहीं पर यहाँ पर वोट प्रतिशत जो है 48 के करीब यहाँ पर पहुंच चुका है और यहीं पर जो है अभी 6 बजे तक मतदान होना है, तो ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है मतदान प्रतिशत करीब जो है कि 50-55 के करीब ऊपर पहुंच जाएगा। बिल्कुल। महिला अगर मतदाताओं की बात करें तो कितनी महिला भागीदारी वहां पर देखने को मिली, महिलाओं ने किस तरह से वोट किए, मुद्दे क्या क्या गूंजे इस बार, क्योंकि जो दल थे राजनीतिक उन्होंने पूरी गुणा गणित वहां पर भिड़ाई। आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ही अच्छी रही है। महिलाओं ने यहाँ पर जो बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, वहीं पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही हैं। वहीं पर महिला जो है काफी उत्साहित दिखाई दे रही और महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर जो है मुद्दों को लेकर जो है जो शहर का विकास है, विकास जो करे, जो पढ़ा लिखा एक अच्छा जो है अध्यक्ष हो, जो मतलब ये जनता की समस्याओं को सुने, हमारे लोगों की जो बेरोजगारी की समस्या है उसको सुने, तो इन लोगों को इस मुद्दों को लेकर जो है महिलाओं ने भी काफी वोट डाला है। जी बिल्कुल, यानी कि सड़कों की स्थिति, खड़ंजों की स्थिति, नालियों पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। ये तो रही मुद्दों की बात। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें, क्योंकि इस बार इससे पहले भी 2022 के अगर विधानसभा चुनावों की बात कर ले तो वहां पर भी काफी जोड़तोड़ बिठाई गई थी। क्या लगता है 2024 से पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्या लगता है उतना असर पड़ेगा? यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा वोट जो है कि नंबर 1 पे यहाँ पर जो मुस्लिम वोट आता है, वहीं पर नंबर 2 पे ब्राह्मण वोट आता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण वोट और मुस्लिम वोट जो है वो निर्णायक होता है। तो यहाँ पर जो है कि वहीं एक कवायद चल रही कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है वो सब जो है कि साइकिल और उस पे हाथी पे जाने की वो चल रहा है। वहीं ब्राह्मण वोट अब निर्णायक होगा। ब्राह्मण वोट जो है कि किशोर जाता है, तो वहीं पर उस मतलब जो प्रत्याशी की जीत होगी। और हमारे साथ तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और देखिए अपडेट लगातार निकाय चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर जारी मतदान के दौरान बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा और एसडीएम के बीच जमकर बहस हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक वोटर आईडी को लेकर दोनों के बीच ये बहस चली थी काफी देर तक। बीजेपी विधायक वहां पर पहुंचे और इन दोनों के बीच में जमकर बहस हुई। बीजेपी विधायक और एसडीएम के बीच बहस की बात सामने आई। देखिए, एक तरफ निकाय चुनाव का दूसरा चरण जिसके लिए वोटिंग चल रही थी, आईडी को लेकर वोटर्स के बीच में बीजेपी विधायक और एसडीएम आपस में ही भिड़ पड़े। 100 मीटर है, 150 मीटर दूर बताया जा रहा है कि आईडी को मात्र 3 लोगों को लिए कर दिया। आपसे जाने के बाद सभी लोग हटा रहे हैं। हम लोगों ने पहला चुनाव ही लड़वाया, 5वां चुनाव मैंने सिर्फ इनसे इनकी आईडी मांगी। मैंने इसके अलावा कुछ बोला पहले सुनिए मेरी बात, मुझे आईडी मांग नहीं सकता। आप सबसे मांगेंगे, सुनिए आप सबसे मांगिए आईडी, भाई आप बात करा दीजिए, यही होना है। मैं आज आपको बताऊं, मैं चाहे मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे शांति होकर रखना, आपकी केवल नहीं है, मेरी भी है। मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ यहाँ पे लगा, पूरे चुनाव नहीं आपके लिए मेरी भी है, मैं पूरे चुनाव में सहयोग कर रहा हूँ। मैं कह के गया हूँ कि 100 मीटर है, 150 मीटर दूर रहेंगे। आपसे जाने और अवनीश हमारे साथ लगातार कानपुर से जुड़े हैं, वो बेहतर बता पाएंगे, तफसील से बता पाएंगे। अवनीश, आपसे जानेंगे ये जो बहस हुई एसडीएम और बीजेपी विधायक के बीच, क्या वजह थी? देखिए, वजह बहुत छोटी सी, लेकिन इसको जो प्रशासनिक अधिकारी वो सुनने को तैयार नहीं थे। कमोबेश ये स्थिति किसी बिठूर इलाके की नहीं थी। कानपुर के बर्रा इलाके, नौस्ता इलाके में, रविदासपुरम इलाके में, बगाई इलाके में, जहां पीठासीन अधिकारियों ने बराबर दुर्व्यवहार किया, चाहे जनप्रतिनिधियों से किया हो, चाहे वोटर्स किया। कई वोटर तो मेरा वोट डाले, नाराज होकर वापस लौट गए। तो वही स्थिति यहाँ बन रही थी। बड़ा एसडीएम विधायक से बहस कर रहे थे और विधायक उनको समझा रहे थे कि आपने जिन जिन आदेशों का पालन करने का उनको बाकायदा पालन किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस पर मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं मतदान प्रभावित हो रहा है। लेकिन एसडीएम साहब जो थे सुनने को तैयार नहीं थे और ये बहस बराबर चलती रही। बिल्कुल। और आजमगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़ चुके हैं। आजमगढ़ का मिजाज भी जानेंगे। आजमगढ़ की क्या तस्वीर रही रोहित आज की?
देखिए, सुबह से ही मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ जगहों छुटपुट घटनाएं देखने को मिली। कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, खासकर एक एक समुदाय, एक एक कम्युनिटी के कुछ कुछ बूथों पे नाम नहीं थे। तो कुछ फर्जी वोटिंग के भी मामले सामने आए, और जिसको लेके दोनों पक्षों में विवाद भी हो गए प्रशासनिक पीठासीन अधिकारियों से, और जो लोग फर्जी वोटिंग कर रहे थे उनके समर्थकों के बीच में तू मैं हुआ। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे कानून व्यवस्था के लिए कोई चुनौती कहा जाए। तो कुल मिला के सुचारू रूप से मतदान जो है लगातार चल रहा है। 3 नगर पालिका परिषद और 13 नगर पंचायतों में चुनाव चल रहा है। और दोपहर में जब धूप तेज हुई थी तब जो है लोगों का आना काफी कम हो गया था, लेकिन अब जब 1 घंटे और बचे हैं, लोग अचानक से फिर से घर निकलना शुरू हुए हैं, और जो अभी मतदान केंद्र है वहाँ पे फिर से एक बार लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल रोहित, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, लोगों का क्या मिजाज रहा, क्या हवा रही इस बार की, मुद्दे सबसे ज्यादा क्या गूंजे? क्योंकि आमतौर पर देखिए शहरों में सड़कों की स्थिति पर बात कर ली जाए, नालियों की स्थिति पर बात कर ली जाए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिनको लेकर वोटिंग की गई, लेकिन लोगों में क्या माहौल रहा? देखिए, हम चुनाव से पहले जब अधिसूचना जारी हुई उससे लेकर अब तक हम 3-4 बार आजमगढ़ में आ चुके हैं। आजमगढ़ थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि देखिए यहाँ पे सिर्फ इस बात की लड़ाई नहीं है कि हमारा नाली कैसा होगा, खड़ंजा कैसा होगा, सीवरेज सिस्टम कैसे होंगे, जो कि ये पंचायत चुनाव या फिर ये निकाय चुनाव में के मुख्य मुद्दे होते हैं। यानी जो ये शहर की सरकार चुनी जाती है वो ये मूलभूत जो जरूरत होती है उसी में 4 चांद लगाती है, उसी को वही काम करती है। लेकिन आजमगढ़ की यदि हम बात करें तो सिर्फ एक चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। जिस तरीके से अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, बनारस में चुनाव नहीं लड़ा गया, क्योंकि एक राम मंदिर का मामला है जो बीजेपी के पूरे अस्तित्व का मामला है, बनारस जो है वो प्रधानमंत्री के अस्तित्व का मामला है। तो आजमगढ़ की बात करें तो ये समाजवाद की प्रयोगशाला कही जाती रही है, और इस प्रयोगशाला में जबरदस्त प्रयोग करते हुए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर करते हुए जीत हासिल की थी। ये वो जगह है जहां से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सांसद रहे हैं। तो उनकी सीट निरहुआ के सामने लाके भारतीय जनता पार्टी ने छीनी है। तो कहीं न कहीं ये अस्तित्व की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात की अस्तित्व है कि निरहुआ की जीत तीर में तुक्का नहीं था, वाकई भारतीय जनता पार्टी जो 365 दिन लगातार जो चुनावी मूड में रहती है उसका परिणाम है। तो समाजवादी पार्टी या यूं कहें जो विपक्षी है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा विपक्ष है, वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के ये बताना चाहेगा कि वो जीत थी, वो एक महज अचानक जो होते हैं कि बटेर हाथ लग जाते हैं, तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बटेर हाथ लग गई थी किस्मत से, और हम अपनी खोई हुई सीट यानी खोए हुए वोटरों को फिर से सहेजने का काम कर रहे हैं। तो समाजवादी की पार्टी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। हम बात करें आजमगढ़ और गाजीपुर बापास का ही जनपद, तो ये 2 ऐसे जिले थे जहाँ पे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की एक प्रकार से कहा जाए तो इज्जत, लाज, लुटिया बचाई थी। इन दोनों जगहों को मिला के लगभग 1.5 दर्जन विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो कहीं न कहीं ये सिर्फ पंचायत का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ निकाय का चुनाव नहीं है। ये दोनों पार्टी जो प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, उनके लिए उनके टेस्ट है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो क्या होगा, उसका एक सीन क्या होगा, किसको आगे कैसी तैयारी करनी है। यानी जो भी देखिए परिणाम ये होगा, बिजली, पानी, सड़क, सीवर लाइन तो बनती रहेंगी, लेकिन दोनों पार्टियों को एक रोड मैप तय करने का रास्ता मिलेगा कि लोकसभा चुनाव के लिए अब क्या करना है आपको। निरहुआ की जो जीत थी वाकई जीत थी या ऐसे ही जीत हो गई थी, या समाजवादी पार्टी के हाथ से वाकई उसका समाजवाद का किला या आजमगढ़ का जो खासकर जो उसके खास वोटर रहे हैं, जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम और यादव, क्या वो समीकरण वाकई यानी कुल मिला के रोहित ये माना जाए कि सामाजिक सरोकार, समाज में किसकी कैसी पैठ है उसके हिसाब से ये सारी चीजें हुई, उसके हिसाब से टिकट बांटे गए। और चलिए भारी जनता की है। हमारे साथ 2 और सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। एटा से हमारे साथ संजीव जुड़ चुके हैं और सीमाब नकवी हमारे साथ इटावा से जुड़ चुके हैं। सीमाब, पहले आपके पास मैं आऊंगी। सीमाब, इटावा की क्या स्थिति रही,
क्योंकि सपा का दबदबा रहा है। ऐसे में लोगों का क्या मिजाज रहा, मुद्दे क्या कुछ खास रहे और लोगों में क्या कुछ देखने को मिला, इस बार पूरे दिन का अपडेट आपसे लेंगे। देखिए, इस बार इटावा का चुनाव मिला जुला रहा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो है वो पिछली बार भी टक्कर थी और इस बार भी टक्कर रही, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के सामने एक संकट ये रहा कि पहले जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया था उसका टिकट काट दिया गया और फिर बाद में दूसरे प्रत्याशी यानी कि शंटू गुप्ता की वाइफ को टिकट दिया गया, जिसके बाद से तमाम लोग जो पहले प्रत्याशी को टिकट दिया गया था उसके समर्थक नाराज थे। उनको मनाने में शिवपाल यादव लगे रहे, अखिलेश यादव ने भी मीटिंग बुलाई, बात किया, लेकिन मामला बन नहीं पाया पूरी तरह से। अब चुनाव हो रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पे मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग जो है वो यहाँ का वोट परसेंट 60% तक जो है वो इटावा का जाने वाला है, क्योंकि 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत आया था वो 42 से 45% के करीब आया था। तो यानी कि 3 घंटे का वक्त था, 60% के आसपास यहाँ का मतदान होगा और इस बार जो मतदान हुआ है वो काफ़ी मिला जुला रहा है। सबके मुद्दे अलग अलग थे, लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी थी कि किस तरह से कौन से मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं और अभी भी वोटिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम जिस बूथ पे मौजूद हैं आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये महिला सखी मतदान केंद्र है, बेहद खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया था और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर वोट डालने के लिए जो है वो आई थी। हालांकि यहाँ पे जो पुलिस की मुस्तैदी थी वो भी खास तौर से दिखाई पड़ी कि किसी भी जो वोट न डालने वाला व्यक्ति था उसको आसपास नहीं फटकने दिया गया और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। दूसरी तरफ की बात करें अगर तो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए मौजूदा विधायक के ऊपर और कहा कि कुछ जो है वो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने जो है वो गड़बड़ी करने की कोशिश की, इस तरह के आरोप भी लगे। तो बहरहाल मतदान शांतिपूर्वक पूरे जिले में हुआ है, पुलिस की निगरानी में हुआ है। राहुल एटा से हमारे साथ संजीव और औरैया से हमारे साथ राहुल भी जुड़ चुके हैं, वहां का भी अपडेट ले लेते हैं। राहुल, आपसे ये जानेंगे कि औरैया का पूरे दिन का क्या अपडेट रहा। अब तो बहुत आधे घंटे का सिर्फ वक्त बचा है, ऐसे में क्या वोटिंग परसेंटेज रहा? 40% मतदान हो चुका है, जो है 5 बजे के लिए वोट आना बाकी रह गया और पूरे दिन यही चलता रहा है। जैसा भी देखा गया है कि कई जगह जो है अगर मतदान करने आए लोगों को जो है पुलिस ने पकड़ा है, कई जगह जो है प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए कि भाजपा प्रत्याशी से जो है प्रशासन की नीति लगे बदलने के आरोप लगाए, किसी तरीके पूरा दिन चलता रहा। और हालांकि वोटों की बात करें, वोटों में काफी सुधार रहा है। दोपहर में पूरे जो है थोड़ी समय यहाँ पर लोग कम दिखे, लेकिन बराबर कम हो गया लगातार। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। एटा से हमारे साथ संजीव भी जुड़ चुके हैं। संजीव, एटा की क्या तस्वीर रही, कितने प्रतिशत मतदान हुआ अभी तक? स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा, एटा की शहर की सड़क बनाने के लिए लोग जो है सुबह 7 बजे से सुबह जो एरिया छोड़कर बाकी जो है अन्य जो है क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज अच्छी दोनों को मिली। आपको बताएं एटा में 4 नगर पालिका 6 पंचायतें हैं। एटा नगर पालिका छोड़कर सभी जगह वोटिंग परसेंट ठीक है, लेकिन एटा में 37.3 बजे तक मतदान प्रतिशत था और ओवरऑल 46% मतदान प्रतिशत रहा है। आपको बताएं स्वाति, कुछ घटना को छोड़ के मतदान ठीक रहा है। हालांकि जो है अभी वोटिंग जारी है, शाम को 6 बजे चलेगी और लोग जो है अभी दुख लोग निकल कर। और गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश भी जुड़े हुए हैं, वहां की अपडेट देंगे। लोकेश, अगर गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि एक अभेद किला है, कोई से भेद नहीं पाया है, लेकिन इस बार बीजेपी को बड़ी चुनौती मिली है। देखिए, बिल्कुल चुनौती मिली है, लेकिन आज चुनौती का दिन दरअसल उन वोटर्स के लिए भी है जो कि वोट करने आए, क्योंकि सुबह से ही कई जगहों पर यह सूचनाएं मिल रही थी कि कई जगहों पर वोट कटे हुए थे, लोगों को वापस जाना पड़ा, कई जगहों पर लाइनें देखने को मिली। मौसम में भी आज थोड़ा सा साथ नहीं दिया है, क्योंकि मौसम भी आज बेहद गर्म है, लेकिन इन सबके बावजूद वोटर्स का जो रुझान देखने को मिला वो बेहतर था। शहरी इलाका हर बार की तरह इस बार अभी तक सक्रिय है, क्योंकि 5 बजे की जो कंपाइल्ड फिगर है वो अभी तक नहीं आई है
और जो 3 बजे की फिगर आई है उसके मुताबिक पूरे नगर निगम, जो कि शहरी क्षेत्र है, नगर निगम में केवल 30% तक वोटिंग की कंपाइलेशन हुई है, यानी कि 30% तक वोटिंग हुई है। अभी तक 70% लोग बाकी थे। इसके अलावा तो फाइनल कंपाइलेशन अब बताया जा रहा है कि करीब 6 से 6:30 बजे के बीच में आएगी, तब ये पता चलेगा कि आखिर जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर नगर निगम है उनके क्या हालात है। भाई जो देहात के क्षेत्र हैं, जो मुरादनगर नगर पालिका है या फिर जो निवाड़ी, टुकला, निवाड़ी, फरीदनगर नगर पंचायत हैं, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बेहद ज्यादा ऊपर गया है, 60% के 55 से 60% के बीच में। ये माना जा रहा है कि अभी हम बूथ पर खड़े हैं, मतदान को केवल 30 मिनट बचे हैं, यानी कि 6 बजे मतदान खत्म होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक जो लोग लाइन में लगे हुए होंगे तो वो वोट कास्ट कर सकेंगे। और अभी भी अगर आप मेरे तस्वीर में पीछे देखें तो कुछ लोग अभी भी पोलिंग बूथ की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो अभी तक वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जब वो लाइन में लग चुके होंगे तो उनकी पूरी वोटिंग कास्ट कराई जाएगी। इसके बाद ईवीएम यहाँ से सील करके वापस यहाँ से जो करीब 5 किलोमीटर दूर एक काउंटिंग सेंटर जो बनाया गया है वहां के लिए रवाना की जाएंगी। और उसके लेके पूरे शहर के ट्रैफिक प्लान को प्लान किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए हैं कि बसें और तमाम फोर्स का मूवमेंट अब इस तरफ होगा, ईवीएम की सुरक्षित तरीके से लेके जाया जाना है। तो इन सबको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो हम एक काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, हम इस वक्त एक इलेक्शन जहाँ मतदान हो रहा है वहां पर मौजूद है। और अभी भी मेरे पीछे कुछ जगहों पर, कुछ बूथ पर लाइन्स नजर आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब तो आधे घंटे का वक्त बाकी और ऐसे में लोग अपने घरों से निकल जरूर रहे होंगे आखिरी समय में। और विष्णु भी हमारे साथ महोबा से जुड़ चुके हैं। विष्णु का एक बार रुक कर लेते हैं। विष्णु, आपके पास क्या जानकारी है? मतदान हो चुका था और सबसे ज्यादा मतदान की बात करें तो सहेला जो नगर पंचायत है वहाँ पर 56% मतदान 4 बजे तक हो चुका था। मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा है और शांतिपूर्ण ढंग से लगभग अभी तक का मतदान संपन्न हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ से रोहित भी जुड़े हुए हैं, लगातार सीमा भी जुड़े हुए, अलग अलग जिलों से संवाददाता लगातार जानकारियां दे रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। एक बार रोहित, मैं आपका फिर से रुक करने जा रही हूँ। रोहित, अब तो देखिए आधे घंटे से कम का वक्त बचा है, लगभग 5:35 हो रहा है और ऐसे में अब जैसा कि हमारे दूसरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि कतारें बढ़ रही हैं, लोगों में क्रेज जग रहा है वोटिंग के प्रति, क्या लगता है? देखिए, क्रेज जगने की बात नहीं, क्लियर है कि उन्हें तो वोट देना है। हाँ, दोपहर के चूंकि आज तापमान काफी तेज था तो दोपहर के समय लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और 5 बजे के बाद चूंकि 1 घंटा बचता है तो ये हमारी आदत होती है कि हम ज़्यादातर काम लास्ट मोमेंट पे करते हैं, तो इसलिए लोग अचानक से निकल आए हैं तो कतारें हो गई हैं। 6 बजे तक का समय है, लेकिन 6 बजे से पहले जो नियम है, 6 बजे से पहले जितने भी लोग आ जाएंगे अंदर, 6 बजे रास्ता बंद कर दिया जाता है कि अब नहीं आ सकते हैं। और जितने भी लोग आएंगे तो वो अंतिम मतदान करने तक उनका वोट जारी रहेगा। यदि मान लीजिए 6 बजे अगर 50 लोग आ जाते हैं तो भले उन्हें देने में 7 बज जाए, लेकिन वोट तो पड़ेगा ही। बहरहाल ऑफिशियल आधा घंटे का टाइम और बचा हुआ है। हम अपडेट देना चाहेंगे कि 53% का मतदान हुआ है, जो 5 बजे तक की आधिकारिक गणना आई है 53% हुआ है। तो शहरी हिसाब से कहा जाए, शहर की सरकार के हिसाब से जो आसपास के जिलों में पड़े हैं उसके लिहाज से संतोषजनक तो कही जा सकती है, काफी उत्साहजनक नहीं बल्कि संतोषजनक कही जा सकती है। और 1-2 छुटपुट घटनाएं जो तू मैं हुई फर्जी मतदान करने को लेके, इस तरीके के अलावा बाकी हर जगह सुचारू रूप से लगातार मतदान, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और हो रहा है। चलिए, आधे घंटे का वक्त बाकी और अभी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से मौजूद है। नरेंद्र, मेरठ की आज की पूरी तस्वीर, जैसा कि इस शहर का मिजाज है, सत्ता की धारा के विपरीत शहरवासी चलना पसंद करते हैं, तो आज पूरे दिन की क्या तस्वीर रही? इससे ठीक पहले चरण की अगर हम लोग बात कर ले तो आपने ही जानकारी दी थी, आपने ही ब्रेकिंग न्यूज बताई थी कि अनिल दुजाना को मारा गया है, तो वहां के क्या करंट समीकरण है, बताइए नरेंद्र। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा तो जरूर है जिसको जनता पसंद कर रही है। जो बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से बेहतर कानून व्यवस्था देने में लगी हुई है, लेकिन आपको बताएं कि आज सुबह जब से वोटिंग शुरू हुई उसके बाद से लगातार जो
शुरुआती रुझान थे मतदाताओं के, वो काफ़ी पोलिंग स्टेशन पे हमें देखने को मिले, लंबी लंबी कतारें मिली। लेकिन जैसे ही 10-11 बजे उसके बाद में जो आमद थी वोटर्स की मतदान स्थल पर, वो कहीं ना कहीं थम गई। और तेज धूप की वजह से, या फिर यूं कहें कि लोग जो है वो कुछ आलस किए रहे। उन्होंने कहा कि ये शहर की सरकार है, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है, इससे कहीं कोई बड़ी सरकार बदलने या रिप्लेस होने वाली नहीं है, तो इसलिए लोगों ने उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। इसीलिए मेरठ में वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम है। अभी 6 बजे तक मतदान होगा, लेकिन ये अभी भी आप अगर देखेंगे पीछे, जी बिल्कुल अभी आप देखेंगे तृष्णा पीछे कि यहाँ पर अभी भी जो पोलिंग बूथ हैं वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो इक्का दुक्का लोग हैं बस वही आ रहे हैं। ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि जो फर्जी वोटिंग करना चाहते हैं, लेकिन जो एजेंट हैं, जो पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको वापस कर देते हैं। इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। छोटा मोटा जो यहाँ पर आज पूरे दिन में कुछ घटनाएं हुई हैं उसको अगर देखें तो उनमें कई सारे जो अलग अलग पार्टियों के पार्षद हैं, नेता हैं, वो पुलिस ने बिठाए कानून व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए और माहौल ठीक बना रहे, अराजकता नहीं होने पाए, इसको रोकने के लिए इस तरह की चीजें जरूर की है। करना चाहूंगी मैं, स्वाति इस वक्त जुड़ी हूँ आपके साथ, स्वाति बोल रही हूँ। और देखिए जो मिथक तोड़ने की बात कही जा रही थी, वो मिथक कितना टूट पाएंगे, नरेंद्र लगातार जानकारियां दे रहे थे। हमारे साथ लोकेश भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, और क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त? देखिए स्वाति, कुछ ही मिनट का समय बताया, इसके बाद पोलिंग पूरी तरीके से बंद होगा। लेकिन जैसा सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि शहर की सरकार है, शहरी जो मतदाता है वो बहुत ज्यादा निकल के बाहर नहीं आता। कुछ अगर हम इलाकों की बात करें तो जो पुराने शहर के वो इलाके हैं जो कि वोटिंग के लिए ज्यादा निकल के आए हैं, लेकिन जो शहर का वो इलाका जो दिल्ली के नजदीक है, खासकर वसुंधरा, वैशाली और इंदिरापुरम, वहां पर पोलिंग स्टेशन दिन भर सूने पड़े रहे। और हमने वहां की तस्वीरें भी देखी कि बहुत ज्यादा लोगों में क्रेज नजर नहीं आया, क्योंकि वो लोग चुनने तो जा रहे थे, लेकिन उनको ये बात समझ में, क्योंकि एक सबसे बड़ी यहाँ पे विवाद चल रहा है पूरे इंदिरापुरम पे हैंडओवर को लेकर के, कि नगर निगम उसको हैंडओवर नहीं ले रहा। और वहां के लोगों को ये समझ में आता है कि हम वोटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा पार्षद कुछ कर नहीं पाता। इसको लेकर मामला शासन में पेंडिंग पड़ा हुआ। तो ऐसे कई इलाके हैं वो जो दिल्ली के नजदीक हैं, वहां लोगों में वोटिंग का क्रेज कम देखने को मिला। पश्चिमी इलाकों में, जैसा कि नरेंद्र भी लोकेश लगातार जानकारी दे रहे हैं कि मतदाताओं में उतना रुझान, उतना क्रेज दिख नहीं रहा है, उदासीनता दिख रही है। हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ चुके हैं विनोद, और ज्यादा चित्रकूट से जानकारियां देंगे। आध्यात्मिक नगरी चित्रकूट का क्या हाल रहा, क्या तस्वीर रही पूरे दिन की, आपसे जानेंगे विनोद। चित्रकूट है जो कर्मी नगर पालिका है, जो यहाँ पे शहरी क्षेत्र पड़ता है, इसमें सुबह तो काफी भीड़ देखने को मिली है, और जैसे ही दोपहर 11 बजे के बाद भीड़ देखने को नहीं मिली है। वहीं कर्मी जो नगर पालिका है वहाँ पे अभी तक का जो परसेंटेज 48% है। बाकी जो यहाँ नगर पंचायत है, उधर गाँव कस्बे से जुड़ा लोग हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके मतदान डाले हैं। जैसे कि अभी 9 जो मऊ नगर पंचायत, उसमें अभी तक का जो अपडेट है 63% कुछ पॉइंट मतलब अभी तक मतदान पड़ा हुआ है। हालांकि ये शहरी क्षेत्र जो करबी नगर पालिका में आता है, वोटर कम मिले हैं। अभी आप मथुरा और बूथ में ही इतना दिक्कत लोग अभी भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ सीमाब नकवी भी जुड़े हुए हैं इटावा से। एक बार रुक कर लेते हैं सीमाब, आपके पास और कुछ जानकारी? नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। नरेंद्र, लगातार हम लोग मेरठ की बात कर रहे हैं, जैसा कि जाना जाता है पिछली बार बीएसपी ने जीत हासिल की थी। क्या लगता है इस बार मिथक टूटेंगे? देखिए, मिथक तो जरूर टूटने चाहिए, और इस तरीके का ही जो वोटर्स का रुझान है वो दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि जो एक ट्रेंड रहा है शुरुआत से ही, आज सुबह से ही वोट करने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो फैसला होगा जनता का वो बिल्कुल ऐसा होगा जिसको समझकर और देखकर सब लोग एकदम हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस समय 5 बजे तक का करीब 41% आया है। आप समझ सकते हैं मेरठ जैसा शहर जो क्रांति के लिए जाना जाता है, और यहाँ के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े जागरूक यहाँ का वोटर है, लोग बड़े जागरूक हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर जो वोटर है वो निकला ही नहीं है। अभी शाम को 6 बजने वाले हैं, बमुश्किल 25 मिनट का जो वक्त है वोटिंग के लिए वो बाकी बचा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जैसे मेरे पीछे आप
आपने अभी देखा कि वोटर है ही नहीं। सीमा का रुक कर लेते हैं एक बार, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। सीमा अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, अगर कानपुर के तमाम मंडलों की बात करें तो देखिए जो जानकारियां अभी तक सामने आ रही है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, निराशाजनक रहा है। वोट डालने को लेकर लगातार कई जगहों की ऐसी तस्वीरें आई, हंगामा भी हुआ है। इटावा की अगर स्थिति की बात करें तो इटावा में आपने क्या देखा आज? देखिए, इटावा में मिला जुला असर देखने को मिला। एक तो तेज धूप दिन में, और दूसरी चीज तमाम लोगों की नाराजगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रही हो या समाजवादी पार्टी में रही हो या दूसरे दलों में रही हो, तो ये नाराजगी भी कहीं ना कहीं जो है वो वोट ऑफ परसेंटेज को कम करने का काम कर रही थी। और दूसरी चीज ये थी कि आज कड़ी धूप थी, लोग सुबह जितनी ज्यादा तादाद में निकल पाए निकले, और शाम के वक्त भी कुछ लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। अगर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 6 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो लगभग जो है वो 55 से 60% होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में जो है वो वोट ऑफ परसेंटेज देखने को मिला है, उससे यही लग रहा है कि अभी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और आपको तस्वीरों में दिखाएं कि ये जो पोलिंग बूथ है, आप देखिए कि यहाँ पे लोग लाइन लगाए हुए हैं और वोट डालकर लोग निकल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतदान यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो चुका है, लेकिन इतनी तेजी के साथ भी नहीं हुआ और इतना धीमा भी नहीं हुआ कि जिससे जो है वो चिंता का विषय बताया जाए, क्योंकि तमाम चीजों की जो है वो सक्रियता रही, पुलिस की सक्रियता रही, तेज भी धूप भी तेज थी, और इसके अलावा जो है वो तमाम सीमा बात से ये भी जानना चाहेंगे कि मुलायम सिंह यादव का मजबूत गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का अभेद किला, और देखिए बीजेपी ने अपनी पूरी जुगत भिड़ाई है। क्या आपको लगता है कि इस बार सारी चीजें बदलेंगी या 2024 के लिए एक नए समीकरण गढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, अलग अलग इलाकों की अलग अलग तस्वीरें इटावा में देखने को मिली कि जहां पर कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका क्रेज दिखा, ज्यादा वोट जो है उनके लिए डाले गए। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा पड़े, कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी के वोट पड़े। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बूथों पर अलग अलग क्रेज दिखाई पड़ा, और लोग जो है वो मुद्दों को लेकर बात करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे। हालांकि जो पिछले यहाँ पे चेयरमैन थे नगर पालिका के, उन्होंने तमाम काम किए, वो काम गिनाते रहे अपने कि हमने शमशान घाट का सौंदर्यीकरण कराया, हमने नालियों की सफाई कराई, हमने जो है वो कूड़ा निस्तारण के लिए काम किए, सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर थे, मतदाता थे, उनके से बातचीत करने पर साफ तौर पर पता चल रहा था कि जो है वो इस बार वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करने वाले हैं। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग बूथों की अलग अलग तस्वीरें भी जो है वो देखने को मिली। हालांकि चुनाव यहाँ पे एक तरफा नहीं कहा जा सकता है किसी का भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। मिला जुला चुनाव यहाँ पर देखने को मिला है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से लोग जो है वो झुकाव दूसरी पार्टियों की तरफ झुकते नजर आए, उनका झुकाव नजर आया। तो जाहिर है कि एक मिला जुला ये चुनाव था, यहाँ पे एक तरफा चुनाव कहीं से कहीं तक इटावा में नजर नहीं आया। हालांकि 6 जो है वो यहाँ पर 3 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतें हैं, 6 जगहों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, और सभी जगहों पर कमोबेश इसी तरह की स्थिति दिखाई पड़ी है, जहाँ पर हालांकि समाजवादी पार्टी का जो है वो गढ़ माना जाता है। इसलिए तमाम लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर यहाँ पर काबिज होने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से कमजोर चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ा है, उसने भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। और ये माना जा सकता है कि कई जगहों पर वो भी बिल्कुल सीमा, ये तो 13 तारीख को नतीजे बताएंगे कि कौन कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ राजनारायण तिवारी भी बादा से जुड़ चुके हैं और अनुज हमारे साथ बस्ती से जुड़ चुके हैं। राजनारायण तिवारी, आपका मैं रुक करूंगी, वहां की क्या तस्वीरें रही, अब तक का वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है? जी स्वाति, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुबह तो काफी लाइन थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही धूप तेज हुई तो मतदान केंद्रों में भी लोगों का आना कम हो गया। अब जो है जैसे ही धूप इधर 4 बजे के बाद खत्म हुई है तो लोग फिर से आना शुरू कर दिए हैं। अगर पूरे जनपद की
टोटल जो है इस समय मतदान परसेंटेज की बात करें तो 91.5% वोट पूरे जनपद में पड़ा है। यहाँ पर 2 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायतें हैं, जिनमें अगर बांदा नगर पालिका की बात करें तो यहाँ 48.9% वोटिंग हुई है। वहीं अतर्रा नगर पालिका में 51% वोटिंग हुई है। और अगर ऑल टोटल जनपद में बात करें तो ओरन नगर पंचायत ऐसी है जहां पर अभी तक 72% वोटिंग हो चुकी है। तो स्वाति वोटिंग परसेंटेज 50 के आसपास है अभी जनपद का, और लगभग 1 घंटे मतलब आधे घंटे का समय ही अब बचा हुआ है, या ये कहें कि 45 मिनट का ही 15 मिनट का ही समय बचा हुआ है मात्र वोटिंग के लिए। तो अभी तक 50 और 51% के बीच में वोटिंग है। अगर मुकाबले की बात करें तो जनपद में बांदा नगर पालिका में जहां बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी। अनुज हमारे साथ बस्ती से जुड़े हैं। अनुज, ऐसी भी सामने खबरें आई थी कि आपस में ही सपा और बीजेपी के प्रत्याशी भिड़ गए, वहां का अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, आपसे जानेंगे। बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ जहां सपा और बीजेपी के जो सभासद के प्रत्याशी थे उनके समर्थक आपस में भिड़े और देखा गया कि वहाँ पे जो ट्रैफिक के जवान थे जो मौजूद थे उनके द्वारा काफी कुछ प्रयास किया गया। बहरहाल मौके पे जैसे ही जानकारी मिली तो उच्च अधिकारियों में एडीएम बस्ती और एडिशनल एसपी भी मौके पे पहुंचे और मोर्चा संभाले। आपको बता दें कि अभी तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 52.59% अभी तक मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मतदान परसेंटेज था वो बढ़ा है, क्योंकि अभी भी लोग लाइनों में लगे हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनमें उत्साह होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए तो लगातार 2012 हो या 2017 हो तो दोनों में बीजेपी ने अपना यहाँ पे परचम लहराया था और बीजेपी यहाँ पे दावा कर रही है कि वह हैट्रिक की ओर है। लेकिन जिस तरीके से मतदान हुआ है तो कहीं ना कहीं चुनौतियां सभी के लिए हैं। जी स्वाति, बिल्कुल बस्ती की अगर बात करें तो गायघाट नगर पंचायत में जो मतदान की रफ्तार थी बस्ती से, ये भी खबरें सामने आई कि वहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने वोटिंग की, वहां पर बहुत ज्यादा लाइनें लगी रही, कतारें लगी रही, वोटर्स में बहुत क्रेज दिखा। साफ तौर पे गायघाट जो अभी हाल ही में एक नया नगर पंचायत बना है, इसके पहले 4 नगर पंचायतें थी और 5 नगर पंचायतों का और बनाया गया है जिसमें गायघाट भी शामिल है। गायघाट में जो उत्साह दिखा उसमें अभी भी लोग कतारों में लगे हैं और जो वोटिंग परसेंटेज है वह अभी भी बढ़ रहा है। जी सर, चलिए आपका मैं रुख करती हूँ। और इस वक्त हमारे साथ सिमाब नकवी भी जुड़े हुए हैं। सिमाब, अब तो देखिए 5:47 हो गया है, मात्र 12 से 13 मिनट का वक्त बचा है बाकी। लोगों में क्या कितना क्रेज देख पा रहे हैं? देखिए, जिस बूथ पर हम खड़े हुए हैं ये इटावा का वो बूथ है कि जहां पर मिली जुली आबादी है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, ये सभी आबादी जो है वो यहाँ पर मिली जुली है। और ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो वोटिंग हो रही है वो भी जो है वो मिली जुली ही वोटिंग हो रही है। किस प्रत्याशी को जो है वो कहाँ पर वोट डाला जा रहा है इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। तस्वीरों में देखिए वोट डाल के अभी भी महिलाएं निकल रही हैं और अंदर भी अभी लाइन लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये बूथ फारिग हो चुका है, फारिग नहीं हुआ है, बल्कि अभी मतदान का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और शाम के वक्त जो है वो लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं और वोट डालने का काम कर रहे हैं। हालांकि अंतिम 15 मिनट बचे हुए हैं, जो लोगों का वोट रह गया था उनको भी तमाम प्रत्याशी हैं, यहाँ पार्षद के प्रत्याशी हैं और सभासदों के प्रत्याशी हैं, चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, उनके जो लोग हैं वो निकालने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई भी वोट छूटने ना पाए। चाहे यहाँ पे मेहनत तो पूरी तरह से की जा रही है, लेकिन तमाम लोग दिन में ही वोट डाल के चले गए और अब कुछ लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो ये मैं पहले से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना तो बहुत कम वोट पड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पड़ा है। मिला जुला वोट ऑफ परसेंट शाम के वक्त देखने को मिलेगा। 55 से 60% का वोट परसेंटेज जो है वो यहाँ इटावा में जनपद में पूरे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 3 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं सभी जगहों पर इसी तरह का असर जब गए हैं देखा है तो देखने को मिला है। तो जाहिर है कि लोगों में उत्साह था और उत्साह नहीं भी था तो जो प्रत्याशी थे उन्होंने लोगों को निकालने का काम किया घरों से। बिल्कुल
मिला जुला असर बता रहे हैं सिमाब नकवी, और संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या से ज्यादा जानकारी देंगे संजय। संजय, अयोध्या की अगर बात करें तो भगवान राम की नगरी कहा जाता है, वोटरों का मिजाज भी आपसे जानेंगे इससे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत वीवीआईपी सीट है इस बार, तमाम दिग्गज यहाँ पर उतरे थे प्रचार के लिए और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया गया। वहां का मिजाज क्या रहा? बिल्कुल, मैं स्वाति आपको बताऊं कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि है और ये कहा जाता है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में का राजा आखिरकार कौन बनेगा, उसका मताधिकार का प्रयोग करके मतदाताओं ने पेटिकाओं में लगभग बंद कर दिया है। लगभग 10 मिनट का समय शेष है और अभी भी मतदान करने के लिए कुछ लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। मतदान की जो प्रक्रिया अगर अयोध्या की बात करें तो सुबह से ही लोगों का रुझान मतदान के प्रति ठीक था। तकरीबन 1 बजे तक 37% मतदान हुआ था, लेकिन उसके बाद जो भी 5 बजे तक का वोट प्रतिशत आया है स्वाति, वो ठीक ठाक है। बताया जाए 56 कुछ मत प्रतिशत जो 5 बजे तक का है वो है। अभी भी 10 मिनट का समय शेष है। मतदाता जो अंदर हैं उन्हें जाने का मत का देने का प्रयोग करने का अधिकार दिया जा रहा है। लगातार जो लोग अंदर हैं उन्हें प्रयास किया जा रहा है कि उनके मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। तो कुल मिलाकर के सुबह से ही मतदान का जो रुझान पहले चरण को जिस तरीके से देखा जा रहा था बेहद कम था और कहीं न कहीं चिंता जताई थी, चुनाव आयोग ने भी जताई थी। तमाम जिलाधिकारी जो बाकी 38 जनपद थे, 9 मंडल थे, उन अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया था कि जागरूक किया जाए मतदान को लेकर के। दूसरी बात, अगर यहाँ के सिनेरियो की, राजनीतिक सिनेरियो की बात करें अगर स्वाति, तो यहाँ का जो राजनीतिक सिनेरियो है वो त्रिशंकु है। और उस पर हम बात करते हैं अपने लोकल के जो रिपोर्टर है हमारे रूपेश श्रीवास्तव कि लोकल की अगर राजनीतिक सिनेरियो की बात करें तो क्या रहा पूरा लबोलबाब, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव? जिस तरह देखा जाए कि आपको जिस तरह देखा जाए कि जो है यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी है और बीजेपी है, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है। तो यहाँ पर जो त्रिमूर्ति, जिस तरह से त्रिकोणीय चुनाव चल रहा है, सुबह से ही लोगों में जो भी लोग थे, सुबह से जो भी लोग थे यहाँ पर जो है उनमें ये था कि जो है हम मत डालने जाएंगे, उनमें बड़े उत्साह का माहौल था अयोध्या में, क्योंकि राम में अयोध्या भी है। लोग यहाँ पर एक खुशहाली से वोट डालने जा रहे थे और जब पहुँचे भी थे। जिस तरह देखा जा रहा है कि जो है यहाँ पर जिस चुनाव चल रहा है और बीजेपी को ले लीजिए चाहे अपना सपा ले लीजिए, 2 ऐसी पार्टी है जिसमें कार्य की टक्कर यहाँ पर है। लेकिन टक्कर है, त्रिशंकु पोजीशन बनी हुई है। पिछली बार के अगर मतदान जिस तरीके से हुआ था प्रतिशत और जीत का जो अंतर था वो बहुत बड़ा नहीं था, बेहद कम अंतर था। अगर लड़ाई त्रिशंकु है, देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ठीक है संजय, आपके पास वापस लौटेंगे। शिव सरोज सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेठी से, हमारे साथ हमारे सहयोगी। शिव सरोज, अमेठी की क्या तस्वीर रही? अब तक शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी तक बात की जाए तो करीब 50% से अधिक मत जो है पड़ चुके हैं, पेटिकाओं में बंद हो चुके हैं। अगर अमेठी में 2 नगर पंचायत के साथ 2 नगर पालिका भी हैं, जहां पे 2 नगर पालिका अध्यक्ष और 2 नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ 72 सभासदों की जो भाग का फैसला आज मतपेटिका में कैद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो इस बार वो मतदान पड़ा है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोगों को जागरूक भी किया गया था मतदान को लेकर। लेकिन अभी तक शाम के 6 बजने वाले हैं और मैक्सिमम बात किया जाए तो 60% से अधिक कुछ मतदान पड़े, लेकिन अभी भी कई बूथों पर ऐसी स्थिति है वहां पर लंबी लाइनें लगी हुई है। जो मतदाता है वो इतने उत्साहित है अपने मत का प्रयोग करने के लिए, वो अभी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं और बूथ पर जाएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं शाम को 6 बजे मतदान पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जी स्वाति जी, बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। और देखिए अब बस 5 से 6 मिनट बाकी है, वोटिंग लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द।